Hello, hi everyone. I am back with another video. Today, in this video, we'll be discussing the definition, the short title, extent and commencement, the preamble, the gist of CRPC. What does it have in it? And apart from this, the powers of the Court of Session, Judicial Magistrate First Class, Judicial Magistrate Second Class, and various other aspects related to all those provisions. Apart from this, I'll also be dealing with very MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस, वेरी ब्रीफ MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस. उसमें मैं कुछ डिफरेंसेस भी डील करूँगी. इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, इंक्वायरी ट्रायल के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी ट्रायल के बीच में क्या डिफरेंस होता है, वारंट और समन केस के बीच में क्या डिफरेंस होता है, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल केस के बीच में क्या डिफरेंस होता है, चार्जेस क्या होते हैं. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए आइए शुरू करते हैं. सबसे पहले तो अगर आप एक्ट पढ़ना शुरू करें कोई भी, तो उसका प्रेम्बल क्या कहता है ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रेम्बल क्या कहता है. तो चलिए आइए जान लेते हैं कि ये प्रेम्बल क्या कहता है कि CRPC का. द एक्ट इज़ मेड इन ऑर्डर टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर. कंसोलिडेशन का मतलब क्या हुआ, कोड क्या होता है, कोडिफिकेशन जब हम करते हैं, कोड हम बनाते हैं, तो उसे हम क्या करते हैं, हम जो अलग अलग लेजिस्लेशंस हैं, जो अलग अलग रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको एक जगह इकट्ठा करके लिख देते हैं. तो उसको हम कोडिफिकेशन कहते हैं, कंसोलिडेशन कहते हैं, इकट्ठा करके एक जगह लेकर आना कहते हैं. और अमेंड द लॉ, अगर कोई चेंजेस लाना ज़रूरी है उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे, कुछ नया चीज़ इंक्लूड करना ज़रूरी है, तो हम वो भी करते हैं. जैसे कि अगर आप देखें तो 2008 में अमेंडमेंट आई तो विक्टिम की डेफिनेशन आई. उसके बाद लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं वो भी बताया गया. उसके अलावा जब आपका 2012 में निर्भया केस हुआ था 16 दिसंबर वाला, उसके बाद हमने जो एक मेजर लॉ लेके आया. सो दिस इज़ द अमेंडमेंट ऑफ द वर्जन्स ऑफ द लॉ विच एग्जिस्टेड मे बी, बट विद द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस देयर वाज अ नीड टू मेक अमेंडमेंट टू द पर्टिकुलर लॉ, एंड हेंस ऑल द अमेंडेड लॉ also would be taken to be the changes which is to be required to be taken into the preamble. Apart from this, the particular CRPC has 37 chapters, 484 sections and 2 schedules. The act came into being on 1st April 1974. It was the commencement of the particular act, the enforcement जब वो बिल्कुल in essence आया. उसके बाद शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, सेक्शन 1 बात करता है. सेक्शन 1 में शॉर्ट टाइटल एज वी ऑल नो इसको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते हैं. एक्ट जो है पर्टिकुलर वो एक्सटेंड करता है होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. इस एक्ट में एक और प्रोविज़न है. वैसे तो इस एक्ट का प्रोविज़न स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज़ में अप्लाई नहीं होता है, लेकिन कुछ चैप्टर्स, 3 चैप्टर्स जो हैं उसके प्रोविजंस अप्लाई होते हैं स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज़ में. ये आपको प्रोविजों के अंदर देखने को मिलेगा. यूजुअली हम लोग इसको स्किप कर जाते हैं, नहीं पढ़ते हैं. इसको पढ़िए, इससे क्वेश्चन बनता है, इससे प्री में क्वेश्चन बनता है. हम गलत करके आते हैं, इसलिए यही बता रही हूँ. ये 3 जो चैप्टर्स हैं ये एप्लीकेबल हैं स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज़ में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के. इसके अलावा कोई भी चैप्टर है वो एप्लीकेबल नहीं है. तो ये 3 एप्लीकेबल वाले चैप्टर्स कौन कौन से हैं? ये चैप्टर है द कोड विच रिलेट्स टू सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस, दैट इज़ फ्रॉम 106 to 110, मोटा कह रही हूँ. उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रांक्विलिटी एंड प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस. दीज 3 chapters would be made applicable, would apply to the state of Nagaland and tribal areas. This is very important. Again, I am reminding you this. Just note it down. उसके बाद बेलेबल ऑफेंसेस और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं. सेक्शन 2 जो है हमारा डेफिनेशन क्लॉज है. सेक्शन 2 के अंदर 2A में बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के बारे में बात की गई है. बेलेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस हैं जो कि शोन किए गए हैं एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल और विच इज़ मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स. और नॉन बेलेबल ऑफेंस जो और दूसरे सारे ऑफेंसेस हैं उनको हम नॉन बेलेबल ऑफेंस, इसके अलावा जो दूसरे जो भी ऑफेंसेस हैं उनको हम नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की कैटेगरी के अंदर डालते हैं. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ बेलेबल ऑफेंस एंड अ नॉन बेलेबल ऑफेंस? बेलेबल ऑफेंस में जो बेल है एज अ मैटर ऑफ राइट आप
एजर्ट कर सकते हो और आपको ग्रांट किया जाएगा एज अ मैटर ऑफ राइट, कि वो आपका राइट है कि आपको वो बेल मिले, और पुलिस ऑफिसर और कोर्ट जो है आपको वो बेल ग्रांट करेगा। लेकिन जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है उसमें बेल जो है डिस्क्रिशनरी होती है, कंडीशनल होती है, सर्कमस्टांसेस को देख के जुडिशियल माइंड अप्लाई करके डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट लगा के फिर मिलती है। मिले या नहीं मिले, इसको आप एज अ मैटर ऑफ राइट एजर्ट नहीं कर सकते हो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में। बेलेबल ऑफेंस के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, बेलेबल ऑफेंसेस के एग्जाम्पल हो सकते हैं बीइंग मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, और ब्राइबरी, और एफरे, और गिविंग फॉल्स एविडेंस। और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के हो सकते हैं आपके रेप, मर्डर, एसिड अटैक। ये सारे जो केसेस हैं ये आपके नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में जा सकते हैं। कॉमन लैंग्वेज में अगर आप बात करो तो बेलेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जिनकी पनिशमेंट लेस देन 3 ईयर्स होती है या फाइन होती है, ठीक है। और जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं वो 3 साल से ज़्यादा की जितनी भी पनिशमेंट्स होती हैं वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की कैटेगरी में डाला जाता है। चार्ज क्या होता है? 2B में डिफाइंड है चार्ज। चार्ज को डिफाइन किया गया है टू इंक्लूड एनी हेड ऑफ चार्जेस और द पर्टिकुलर पर्सन कैन बी चार्ज फॉर मेनी ऑफेंसेस। सो कई सारे चार्जेस लग सकते हैं, तो या तो एक चार्ज या कई सारे चार्ज, सब कुछ इंक्लूड करेगा चार्जेस के अंदर। चैप्टर जो 17 है वो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के बारे में बात करता है, जिसमें हम बात करते हैं कि अगर 3 साल एक ही जैसा क्राइम किया या आपका एक पर्टिकुलर क्राइम करते वक्त कई सारे ऑफेंसेस करे, जैसे चोरी गए थे लेकिन घर में हाउस ब्रेकिंग करी पहले, फिर मर्डर किया, फिर चोरी करी, तो ये सारी चीज़ें अलग अलग चार्जेस के अंदर आएंगी। तो ये सारे चार्जेस तो जॉइंट इसमें आप जॉइंडर ऑफ चार्जेस भी कर सकते हैं, नॉन जॉइंडर ऑफ चार्जेस मतलब कैसे होता है ये पूरा बताया गया है। ये मैं आपको स्पेसिफिकली जब चार्जेस फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के बारे में बात करेंगे हम तब हम करेंगे। और यूजुअली क्या होता है कि चार्ज के बारे में पूरा बताया जाता है, चार्ज के अंदर पूरा बताया जाता है कि आपके ऊपर किस पर्टिकुलर चार्ज को लगाया जा रहा है, कि उस चार्ज का मतलब क्या है। जैसे अगर आप किसी के ऊपर मर्डर का चार्ज लगाए तो क्यों लगाया गया है, क्या है, तो सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं। तो ये चार्जेस वाला जो पार्ट है जब मैं इन डिटेल आगे पढ़ाऊँगी तब पूरा डिस्कस करूँगी। यहाँ पे अब हम जिस ले लेते हैं 2C कॉग्निजेबल ऑफेंस। 2C में कॉग्निजेबल ऑफेंस डिफाइंड है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का मतलब होता है वो ऑफेंस फॉर विच एन अ कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर मे इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कोड और अंडर एनी अदर लॉ अरेस्ट विदाउट वारंट। आप विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं और विदाउट एनी ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। आप पुलिस ऑफिसर के पास इसमें सारी पावर्स होती हैं कि वो बिना किसी भी ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट के अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकता है, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को गिरफ्तार कर सकता है अगर उसे रीज़नेबल सस्पिशन है कि हाँ ये बंदा वही है जिसने ये क्राइम किया हो सकता है और ये शायद भाग जाएगा या और कुछ हो जाएगा, या तो अगर ये कंडीशंस उसको लगती हैं या वो उसका साथ नहीं दे रहा है, मान नहीं रहा है, उसकी बात सुन नहीं रहा है, उसके आगे नहीं आ रहा है, वो उसको बुला रहा है, पूछना चाह रहा है, उसका एड्रेस लेना चाह रहा है, उसका नाम पता करना चाह रहा है, वो नहीं बता रहा है, उसको उसमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, तब इन दैट केस वो उसको अरेस्ट कर सकता है। उसको किसी भी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर या परमिशन की फिर उस वक्त ज़रूरत नहीं है। अब ऐसे ही नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होता है या वो केस होता है जिसमें जो पुलिस ऑफिसर है उसके पास कोई पावर्स नहीं होती विदाउट दी वारंट अरेस्ट करने की किसी पर्टिकुलर पर्सन को। उसके पास ये भी पावर्स नहीं होती कि वो मैटर को इन्वेस्टिगेट कर सके अनलेस एंड अनटिल मजिस्ट्रेट का ऑर्डर हो। जब मजिस्ट्रेट का ऑर्डर उसको मिल जाएगा, मजिस्ट्रेट का ऑर्डर इन राइटिंग साइन बाय द मजिस्ट्रेट मिल जाएगा कि इस पर्टिकुलर केस की इन्वेस्टिगेशन करो, तब ही वो उस केस की इन्वेस्टिगेशन करेगा। यूजुअली इसमें बहुत ही ट्रिवियल केसेस आते हैं जिसमें 3 साल से कम की पनिशमेंट होती है। कंप्लेंट क्या होती है? कंप्लेंट का मतलब होता है कोई भी एलिगेशन या तो आप ओरली लगा रहे हो या राइटिंग में लगा रहे हो। क्यों लगा रहे हो? क्योंकि आप चाहते हो कि एक्शन लिया जाए। एक्शन कौन लेगा? मजिस्ट्रेट लेगा। अब ये हो सकता है कि वो पर्टिकुलर जो ऑफेंस है जिसमें आप चाह रहे हो कि मजिस्ट्रेट एक्शन ले या कोई एक्शन हो, उसमें आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम पता है या नहीं पता है कि किसने कमिट किया है क्राइम, किसने नहीं किया है, क्या है।
तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसको हम कंप्लेंट कहते हैं। कंप्लेंट के अंदर पुलिस रिपोर्ट कभी भी नहीं इंक्लूड की जाती है, लेकिन इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या बात करता है देख लेते हैं। इसका जो एक्सप्लेनेशन है कंप्लेंट का वो ये कहता है कि आपका ये प्रोविज़न नहीं है, एक्सप्लेनेशन है, सॉरी, इसको प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा वो कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ये एक्सप्लेनेशन वाला जो पार्ट है वो समझा रही हूँ। डीम्ड कंप्लेंट जिसे हम कह सकते हैं। डीम्ड कंप्लेंट क्या होती है, देखिए ये कंप्लेंट होती है कि पुलिस ऑफिसर ने क्या किया, इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू करी, उसे लगा जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, शुरू की उसने तो की कॉग्निजेबल केस है, लेकिन जब उसने पूरी रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट वगैरह तैयार कर ली, पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ली, तो लेटर ऑन उसको ये पता चला नहीं ये तो नॉन कॉग्निजेबल केस था, मैं तो इसमें इन्वेस्टिगेशन कर ही नहीं सकता था, मेरे पास तो पावर ही नहीं थी। तो क्या होगा, तो उस केस में क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, रिपोर्ट बन चुकी है, सब हो चुका है, तो अब जो ये रिपोर्ट है इसको हम कंप्लेंट की तरीके से यूज़ कर लेंगे और जो पुलिस ऑफिसर है अब वो कंप्लेनेंट बन जाएगा। इसकी का मतलब होता है डीम्ड कंप्लेंट। ठीक है, डीम्ड कंप्लेंट कहते हैं इसे। मान लिया जाता है कि वो जो पुलिस रिपोर्ट है वो कंप्लेंट है और कंप्लेंट की तरीके से आगे फर्दर प्रोसीडिंग चलाई जाती हैं। ठीक है, एम आई क्लियर? दोबारा समझाने की ज़रूरत तो नहीं है, अगर हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, इसको और डिस्कस कर लूँगी जब मैं कंप्लेंट वाला पार्ट भी करूँगी तो। ठीक है, कंप्लेंट प्रोसीडिंग कैसे चलती हैं। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी। देखिए, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल के बीच का डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, तो मैं एक एक करके इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, इसके बीच में क्या डिफरेंस होता है ये आपको बता देती हूँ। इन्वेस्टिगेशन जो होता है बेसिकली कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस के लिए होता है। इसमें सारी की सारी प्रोसीडिंग जो भी पुलिस ऑफिसर करता है वो इनिशियल स्टेजेस में ये एनालाइज करने के लिए कि जो ये मेरे आगे जो ये FIR आई है ये सही है कि नहीं, ये मैटर बनता भी है या नहीं है, या ये जो मैंने कंप्लेंट रिसीव की, इन्फॉर्मेशन रिसीव की, ये ठीक है या नहीं है, इसके लिए जो वो कलेक्शन करता है एविडेंसेस, उसको कहते हैं इन्वेस्टिगेशन की जो एक प्रोसीडिंग होती है। ये एक तरीके से नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है, कंडक्ट की जा सकती है बाय द पुलिस ऑफिसर और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बट नॉट द मजिस्ट्रेट। इंक्वायरी जबकि ऐसा नहीं होता है। इंक्वायरी में क्या होता है, आप मैटर की सच्चाई को या फॉल्सिफिटी को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। जो मजिस्ट्रेट होता है या जो कोर्ट होता है वो सारी की सारी सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन को एनालाइज करता है, हर एक सर्कमस्टांस और सिचुएशन को एनालाइज करता है, ना कि सिर्फ और सिर्फ ऑफेंस के बारे में बात करता है। वो ऑफेंस से भी रिलेट कर सकता है मैटर, वो और भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं जो इन मैटर हों, वो सारी की सारी चीज़ों को बारीकियों से इंक्वायर करता है। इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है मजिस्ट्रेट से या कोर्ट से। इंक्वायरी जुडिशियल भी हो सकती है, नॉन जुडिशियल भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद इंक्वायरी और ट्रायल। इंक्वायरी और ट्रायल के बीच में क्या डिफरेंस होता है, देखिए इंक्वायरी जो है वो सेकेंड स्टेज है और जो ट्रायल है वो थर्ड स्टेज है। इंक्वायरी की स्टेज जो होती है प्रायर टू फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस और आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन। जो ये इंक्वायरी वाली स्टेज होती है ना, मैंने कहा ना कि इस इंक्वायरी जब हम करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ ऑफेंस से रिलेट नहीं करते हैं, हम जो ऑफेंस के अराउंड में और भी जो मैटर्स इन इशू या सब्सटेंस में हैं उन सारी चीज़ों को, उन सारे फैक्ट्स को एनालाइज करते हैं और उसके बाद ही हम किसी एक पर्टिकुलर एक्शन को लेते हैं। लेकिन जो ट्रायल होता है, ट्रायल में मजिस्ट्रेट जो है सारी की सारे कॉज को एग्जामिन करता है, डिटरमाइन करता है और एंड में या तो एक्यूटल पे होता है या कन्विक्शन में होती है बात। एंड इसका एक्यूटल या कन्विक्शन होता है। ट्रायल जो हमेशा होता है वो ऑफेंस का होता है और सिर्फ और सिर्फ ऑफेंस का ही ट्रायल होता है और फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के बाद का जितना भी पार्ट होता है वो सारा का सारा ट्रायल के अंदर होता है और सारे का सारा ट्रायल माना जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, वारंट केस, समन केस। यहाँ पे मैंने बहुत ही ब्रीफली आपको डिफरेंस बता दिया है। वारंट केस और समन्स केस के बारे में इन डिटेल मैं पूरी की पूरी एक अलग वीडियो लेके आऊँगी, तो इसीलिए अभी मैं सिर्फ और सिर्फ इसका बेसिक जिस्ट दे रही हूँ आपको। वारंट केस में वो केसेस होते हैं जो कि ऑफेंसेस पनिशेबल होती है विद डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 2 years। बल्कि जो समन्स केस होता है वो केस होता है जो कि वारंट केस नहीं होता। दैट मीन्स कि जिसमें जो पनिशमेंट है वो 2 साल से ज़्यादा होती है, डेथ होती है, लाइफ होती है, ठीक है, वो सब होता है। जो ट्रायल होता है वारंट केस का वो बहुत ही इलेबोरेटिव होता है, लेकिन जो समन्स केस होता है वो इतना इलेबोरेटिव ट्रायल नहीं होता है। वारंट केस में आपको पता है कि 2 तरीके से होता है, आइदर ऑन दी अदर इन्फॉर्मेशन और ऑन दी कंप्लेंट रिसीव्ड, है ना।
कोई और केस है या कंप्लेंट है तो उसी के उस पर होता है। तो ये है इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के बारे में। यहाँ पे अभी हम इतना ही डिस्कस करते हैं। इसके आगे जब भी मैं आऊँगी तो मैं आपको और इन डिटेल सब कुछ बताऊँगी। अब विक्टिम क्या होता है, 2WA में विक्टिम की डेफिनेशन डिफाइन की गई है। मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि कुछ अमेंडमेंट्स लाने पड़ते हैं, कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं, कुछ नई चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ती हैं। इसके लिए हमें कोडिफिकेशन और अमेंडमेंट की ज़रूरत होती है कि जिससे कि जो हमारा जो लॉ है वो अप टू डेट रहे और हमारी सिचुएशन और सर्कमस्टांसिस के साथ में मिलके चले, जिससे कि हम और कोर्ट जो है एनालाइज कर सके कि कैसे करना है। तो जो विक्टिम थी उसकी जो डेफिनेशन है वो क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2008 से इंसर्ट की गई है। उसके बाद विक्टिम के अंदर क्या क्या आया है, विक्टिम के अंदर वो पर्टिकुलर पर्सन आया है जिसने लॉस या इंजरी सफ़र की है ड्यू टू द एक्ट और द ओमिशन ऑफ द फॉर विच द एक्यूज पर्सन हैज़ बीन चार्ज एंड द एक्सप्रेशन विक्टिम वुड ऑल्सो इंक्लूड हिज और हर गार्जियन और लीगल हेयर। क्यों यहाँ पे गार्जियन और लीगल हेयर क्यों डाला गया, वो इसलिए हो सकता है ना कि जिसके साथ जो दुर्घटना घटी वो सोल अर्नर हो, तो उसका जो डिपेंडेंट है, जो उसका गार्जियन या जो भी लीगल हेयर, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है बात में, वो क्या करेगा, वो कैसे जिएगा। हो सकता है कि वो इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो, वो खुद काम ना कर सकता, हो सकता है उसके पास कोई नौकरी ना हो सकता है वो बीमार रहता, हो सकता है कि जो सोल अर्नर था वही सब कुछ था, जो विक्टिम जिसके साथ जो दुर्घटना घट गई है वही एक पर्टिकुलर पर्सन था जो सहारा था उस फैमिली का। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो लीगल गार्जियन है और जो लीगल हेयर है उनको हम इंक्लूड करें, जिससे कि जो भी लॉस सस्टेन हुई है, जो इंजरी हुई है, उसका हम मुआवजा दे सकें, मिल सके। इसके लिए विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम जो स्टेट की तरफ से दी जाती है, DLSA डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी भी प्रोवाइड करता है, वो सारी चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं। जब मैं विक्टिम और प्ली बार्गेनिंग वाला जब कॉन्सेप्ट करूँगी तो भी मैं आपको इसको और डिटेल में थोड़ा सा बता दूँगी। उसके बाद सेक्शन 6 क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स के बारे में बात करता है। हर एक स्टेट में फॉलोइंग क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स होती हैं। कोर्ट ऑफ सेशन होता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होती है, या किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया में मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होता है, या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होता है, या फिर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होता है। अच्छा, ये तो हमारी क्लासेस ऑफ कोर्ट्स जो हमारी कोर्ट के अंदर दे रखी है। इससे ऊपर भी होता है। कोर्ट ऑफ सेशन के ऊपर हाई कोर्ट होता है, सबको पता है, और हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है, आपको पता है, ठीक है। लेकिन जो एक्ट के अंदर अभी क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स दे रखी हैं वो यही क्लासेस हैं, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 9 और 10 के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में बात करता है। कोर्ट ऑफ सेशन में क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट जो है हर एक सेशन डिवीज़न में एक सेशंस कोर्ट बनाएगी। ये जो सेशंस कोर्ट होती है ये हाई कोर्ट के नीचे होती है। इसके जो सेशन जज जो सिटिंग अपॉइंटमेंट होती है वो हाई कोर्ट करता है। हाई कोर्ट एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जजेस भी अपॉइंट कर सकता है अगर उसे ज़रूरी लगता है कि करना चाहिए, बर्डन ज़्यादा है वर्क को डिवाइड करने के लिए, वो ये भी कर सकता है। सेक्शन 28(2) जो है आपका बात करता है कि सेशन कोर्ट के पास क्या पावर्स हैं। उसके पास पावर्स हैं कि वो कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है विच इज़ ऑथराइज बाय लॉ, बट जो डेथ सेंटेंस अगर वो पास करता है वो सब्जेक्ट टू कॉन्फर्मेशन ऑफ द हाई कोर्ट है। आप सेक्शन 366, 368 जब पढ़ेंगे तो उसमें इसके बारे में हम बात करेंगे कि जो ये सब्जेक्ट कॉन्फर्मेशन वाली बात है ये किस तरीके से कॉन्फर्म किया जाता है। उसके बाद कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, कोर्ट्स ऑफ फर्स्ट क्लास होता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होता है। आपका जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है उसको आप CJM भी बना सकते हो, अपॉइंट कर सकते हो की तरीके से, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की तरह अपॉइंट करते हैं आपकी हर एक डिस्ट्रिक्ट में हाई कोर्ट्स। So in every district, the courts of judicial magistrate of first class and second class are to be established by the state government with the consultation of the concerned high court. The first class magistrate can pass the sentence of imprisonment of not exceeding 3 years or fine not exceeding 10,000 rupees or both. A second class magistrate can pass any sentence of imprisonment not exceeding 1 year or fine not exceeding 5,000 rupees. In every district, a judicial magistrate of first class is to be appointed as chief judicial magistrate. It can pass any sentence authorized but not of death or imprisonment for life or imprisonment exceeding 7 years. A special metropolitan magistrate, section 18 जो बात करता है स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की, उसको एडहॉक बेसिस के लिए 1 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। और वो क्यों किया जाता है, जब कोई स्पेशल रिक्वेस्ट आती है या तो स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसर्न हाई कोर्ट के पास, तब अपॉइंट किया जा सकता है। और वो एडहॉक बेसिस के लिए बेसिकली अपॉइंट किया जा सकता है फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस।
ठीक है, आइए तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं. व्हेन द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड केम इनटू बीइंग, हमने सबसे पहले पढ़ा था ऑन 1 अप्रैल 1974 ये आया था. उसके बाद नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब क्या हुआ, हमने ये भी पढ़ा. नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब हुआ जहाँ पे पुलिस ऑफिसर जो है आपको विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकता. उसके बाद इन अ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन an offense is cognizable and the other is non cognizable, the whole case shall be deemed to be the cognizable. क्योंकि आप अगर आप कोई एक पर्टिकुलर पार्ट कॉग्निजेबल है और कोई एक नॉन कॉग्निजेबल है तो हम उसको कॉग्निजेबल की तरह लेकर और आगे चल सकते हैं. थैंक यू सो मच. इसके बाद जो अब आगे की वीडियो आएगी, मैं पहले इसलिए बता रही हूँ आपको यहाँ पे, वो आएगी पावर्स ऑफ पुलिस ऑफिसर सेक्शन 31 से हम करेंगे और आगे तक चलेंगे. मैं काफ़ी सारी चीज़ें बताऊँगी, 37, 38, 39, 40, 41. इसमें अरेस्ट और के बारे में भी बात होगी, आपकी अरेस्ट कैसे किया जा सकता है और थोड़ी बहुत चीज़ें जो और हैं जो इम्पोर्टेंस रखती हैं उसके लिए आप पहले से पढ़ लीजिएगा. तो मैं आपको इसीलिए अभी यहाँ बता रही हूँ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ कीप शेयरिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन इफ़ यू नीड एनी मोर फर्दर डिस्कशन ऑन एनी ऑफ द अबव टॉपिक्स. थैंक यू सो मच.